Hello everyone, so we are back with this video of UPSC revision series for 2026 prelims. So this is video number 1 and I will take it as a demo video. तो ये डेमो वीडियो के रूप में मैं अपलोड कर रहा हूँ. तो आप लोग जो लोग नहीं प्रिपेयर किए हैं करंट अफेयर्स फॉर द ईयर ऑफ 2026 प्रीलिम्स, वो लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें. कुछ इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे सारे एनालिसिस को. नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. ये स्पेसिफिकली जो ये यूपीएससी एसेंशियल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस हैं, जो कि लगभग 400 रुपए की एक पीडीएफ आती है. तो इस पूरे कोर्स में आपको मैं फ्री में सारी की सारी पीडीएफ विद अपने जॉटिंग्स विद अपने एनालिसिस के साथ में आपको ये प्रोवाइड करूंगा. इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें 2026 के लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड करूंगा. तो इकोनॉमिक सर्वे आपको प्रोवाइड करूंगा जब वो आ जाएगा. बजट की समरी पूरी प्रोवाइड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा. इसके अलावा करंट अफेयर साल भर का आपका कवर्ड रहेगा. तो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 के प्रीलिम्स के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं. क्योंकि ये वीडियो 1 है तो इसलिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस से मई वाले पोर्शन से उठाया है, फ्रॉम मई 2025 टू अप्रैल 2026. पूरा करंट अफेयर्स आपका कवर्ड रहेगा, ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं. आई होप आप लोग अच्छा लगेगा, आप लोग ज्वाइन करेंगे. क्योंकि ये डेमो वीडियो है तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक, वो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर ले. इसके बाद के वीडियोस जो रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग ज्वाइन किए हैं उनके लिए रहेगा, ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इवेंट सेक्शन से हम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहली जो न्यूज थी वो थी नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रिगार्डिंग. अब नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए. वो होता है अप्रैल 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे. और ये जो नेशनल सिविल सर्विसेज डे है वो क्यों सेलिब्रेट होता है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द डेज हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में ट्रैक बैक करें इस इवेंट को या इस दिन को, तो यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जो कि आप सबको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो उन्होंने क्या किया था, ही वॉज देयर. एंड जो आईएएस एकेडमी है, लवासना एकेडमी है, उन्होंने पहली बार जो प्रोबेशनर्स थे उनके सामने, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सामने 21 अप्रैल 1947 यानी कि 1947 21 अप्रैल को अपना ये एक बहुत बड़ा पहली बार उन्होंने लेक्चर दिया था. और उन्होंने कहा था ये आईएएस इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, है ना. दिस द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी कमेमोरेट, वी सेलिब्रेट दिस नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल. आप लोग याद रखिएगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विसेज डे. दूसरा जो इवेंट न्यूज में था वो था वेव्स समिट. अब वेव समिट क्या है? इट इज द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट. ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है. वेव्स समिट ये पहला वर्ल्ड का ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है. इसका एक्रोनिम है वेव्स. और ये जो है रिगार्डिंग कोलैबोरेशन इनोवेशन इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. तो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन और इनोवेशन के लिए है. और याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है कि होस्ट किसने किया था, तो इट वाज होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है. इसके अलावा ये कहाँ हुआ था, तो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था 1 to 4 मई में, ठीक है ना. तो चूंकि मई का करंट अफेयर्स है तो वहां पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अगला जो इवेंट इंपॉर्टेंट था वो था यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस. ये भी देख लीजिए, द थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो नीस फ्रांस में हुई है. तो ये एक तो नाइस नीस जो भी जगह है उसको याद रखिएगा कहाँ पर, ये फ्रांस में है. और 9 जून से 13 जून के बीच में हुई थी. इवेंट्स इवेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है. फ्रांस में बेसिकली हुई थी, को होस्टेड बाय कोस्टा रिका. तो याद रखिए, को होस्टेड बाय कोस्टा रिका एंड ओवरऑल होस्टेड बाय नीस फ्रांस. फ्रांस में हुई थी. एंड इट इज द थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस. याद रखिएगा, दिस इज द थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है. तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिकली ये क्या है, दिस यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस. अगर आपसे पूछे कि क्या है, तो पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद रखिएगा, अब ऑब्वियसली बात है ओशंस के रिगार्डिंग है तो ओशंस के बारे में इसमें बातचीत होती होगी. तो पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी जून 2017 में, 2017 में पहली हुई थी. और तब हुई थी न्यूयॉर्क में. एंड तब ये फिजी एंड स्वीडन के द्वारा हुई थी. और सेकेंड बार हुई थी ये लिस्बन में. लिस्बन आपको बताना है इट्स अ सिटी इन विच कंट्री, आपको बताना लिस्बन कहां पर है. तो दिस यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन बिलो. 2022 में ये हुई थी लिस्बन में, सेकेंड वाली. यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस है बेसिकली. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, यानी का एसडीजी 14 जो है, वो एम करता है बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ सीज एंड मेरीन रिसोर्सेज. तो सी और मेरीन रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन के लिए है. तो ये थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल. अगला जो टॉपिक है वो है डीप सी माइनिंग.
अब डीप सी माइनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा न्यूज में रहता है, और इंडिया भी डीप सी माइनिंग में काफी ज्यादा इंक्लूडेड है। तो वो मैं आपको बताता हूँ इसमें इंडिया वाला एस्पेक्ट। अब जैसे देखो, ये जब आप नोट्स में आपको भेजूंगा ना, तो आपको ये एक्स्ट्रा मेरे भी जो पॉइंटर्स हैं जो इसमें न्यूज में नहीं है बट मेरे पॉइंटर्स हैं। तो जैसे डीप ओशन मिशन हमारे इंडिया ने कब लॉन्च किया, तो ये भी आपको बता देता हूँ। डीप ओशन मिशन हमारे इंडिया ने 2021 में लॉन्च किया। इन 2021 इंडिया लॉन्च द डीप ओशियन मिशन, याद रखिएगा। और बेसिकली इसका फोकस क्या था, बेसिकली इसका फोकस था टू सस्टेनेबली हार्नेस द ओशियन वेल्थ। जो हमारी ओशियन वेल्थ है उसको हम किस तरीके से सस्टेनेबली हार्नेस कर सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं मतलब किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, बेसिकली वो चीजें थी, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया का पहला मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल भी है जो कि मत्स्य 6000, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, इसको डेवलप किया जा रहा है। और डीप सी मिशन के अंदर ही हमारा एक प्रोजेक्ट है, नाम है समुद्रयान प्रोजेक्ट। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। इसका नाम है, याद रखिएगा, समुद्र, SAMUDRA, समुद्रयान। ये हमारा मत्स्य के अंदर ही है। मत्स्य 6000 एक हम वेसल तैयार कर रहे हैं, डीप सी वेसल है मत्स्य 6000, ठीक है ना। एंड दिस विल बी द पार्ट ऑफ द समुद्रयान मिशन। 2021 में हमने डीप सी मिशन स्टार्ट किया था। एंड हमारा रीजन क्या था स्टार्ट करने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा लॉजिक था ये स्टार्ट करने का कि हम सस्टेनेबली हार्नेस करना चाहते थे जो डीप सी का पोटेंशियल है, जो डीप सी की एनर्जी है उसको, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली जो न्यूज है वो है लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक की। जैसा कि आपको ये स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ पे, लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक। तो ये रेयर लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक है, अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस। एंड इसको डिस्कवर किया गया है दुधवा टाइगर रिजर्व में, दुधवा टाइगर रिजर्व। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, वैसे देखो ऐसी कुछ चीजें तो मैं आपको ऑनलाइन भी दिखा दिया करूंगा। जैसे देखो आप देख सकते हैं, ये SBI खुला हुआ है, चलो ठीक है। जैसे दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन अपन देख लेते हैं दुधवा नेशनल पार्क की। जैसे यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, तो जैसा कि आप देख पाएंगे दुधवा नेशनल पार्क बेसिकली तराई बेल्ट इन नदर्न उत्तर प्रदेश में है, लोकेटेड इन मार्शी ग्रासलैंड्स ऑफ नदर्न उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क इट्स इन उत्तर प्रदेश, है ना। तो यहाँ पर इसको लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक को रिडिस्कवर किया गया है, ये आप याद रखिएगा। एक और स्पीशीज न्यूज में थी, वो है पिस्टल श्रिम्प। पिस्टल श्रिम्प बेसिकली ऑल्सो नोन एज स्नैपिंग श्रिम्प, इसको स्नैपिंग श्रिम्प भी कहा जाता है। एंड इट हैज एन ओवरसाइज्ड क्लॉ दैट कैन फायर अंडर वाटर बुलेट्स मेड ऑफ बबल्स। तो ये बबल्स की बुलेट फायर करता है, पिस्टल श्रिम्प, इसीलिए इसका नाम पिस्टल है। याद रखिएगा कुछ इस तरीके से दिखता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिस्टल श्रिम्प। और इट इज ऑल्सो नोन एज स्नैपिंग श्रिम्प। तो यहां मैं इसका दूसरा नाम लिख देता हूं, स्नैपिंग, SNAPPING, स्नैपिंग श्रिम्प इसका दूसरा नाम है, ठीक है ना। और ये सोनोल्यूमिनेसेंस के लिए जाना जाता है। सोनोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हुआ कि वाटर में क्या करते हैं, ये वाइब्रेशन पैदा करते हैं जिससे कि वहां से लाइट निकलती है और बबल्स निकलते हैं, सोनोल्यूमिनेसेंस। ओके, वाइब्रेशन से सोनार, सोनार से वाइब्रेशन हो गया, साउंड वाला इफेक्ट है, और ल्यूमिनेसेंस यानी लाइट है। तो स्पेसिफिक इसमें जो सोनार वाइब्रेशंस होते हैं यानी कि साउंड वाले वाइब्रेशंस होते हैं, उससे बबल्स निकलते हैं और उससे लाइट निकलती है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये याद रखिएगा पिस्टल श्रिम्प, इसको स्नैपिंग श्रिम्प भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक टॉपिक और न्यूज में था, वो है एटमॉस्फेरिक रिवर का। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज में था वो है एटमॉस्फेरिक रिवर का। हुआ क्या था एक्चुअली, मई जून में ही क्या हुआ था कि लार्ज पार्ट ऑफ यूएस जो था, यूएस में था, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुई थी वहां पे। इन द लार्ज पार्ट ऑफ यूएस देयर वाज हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड सीवियर थंडरस्टॉर्म। तो स्ट्रॉन्ग विंड भी था और सीवियर थंडरस्टॉर्म भी आया था, ठीक है ना। और ये हुआ क्यों था, बिकॉज ऑफ अ स्टॉर्म नोन एज एटमॉस्फेरिक रिवर। एक अलग तरीके का स्टॉर्म था, इसको एटमॉस्फेरिक रिवर बोलते हैं। अब देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर होती क्या है। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिवर एक नैरो फास्ट मूविंग बैंड ऑफ मॉइस्चर एंड विंड, मॉइस्चर और विंड का एक मिक्सचर है जो कि रिवर जैसा दिखता है, स्काई में ऊपर चलता है ये, ठीक है ना। एंड दे ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट विद देम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अपने साथ बहुत सारा वाटर वेपर लेकर के वो ट्रेवल करते हैं। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेनफॉल ऑल्सो, एंड दे कैन लीड टू फ्लडिंग, दे कैन ट्रिगर मड स्लाइड, एंड दे कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज। तो बहुत ज्यादा ये सारी चीजें से एसोसिएटेड है। एटमॉस्फेरिक रिवर अगर मैं दिखा सकता हूँ तो लेट मी शो यू एटमॉस्फेरिक रिवर विजुअल, लेट मी शो यू दैट, अगर मैं दिखा सकता हूँ तो
अब आप देखोगे इधर से तो कुछ इस तरीके से देखो, ऊपर ऊपर ही ऊपर विंड और वाटर के साथ ऐसा लग रहा है जैसे पानी बह रहा हो, ऊपर ऊपर कोई नदी चल रही हो, है ना। तो ये बेसिकली एक्चुअली एटमॉस्फेरिक रिवर है, इट्स विंड प्लस मॉइस्चर, बहुत सारा मॉइस्चर लेकर के अपने साथ जो जाता है बेसिकली, वही एटमॉस्फेरिक रिवर है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एटमॉस्फेरिक रिवर जो है वहां पे पाइनएप्पल एक्सप्रेस बोलते हैं, याद रखिएगा, यूएस में बहुत फेमस है पाइनएप्पल एक्सप्रेस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एटमॉस्फेरिक रिवर विच इज देयर, पाइनएप्पल एक्सप्रेस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं क्या न्यूज में था, तो एक सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम आई है। तो बेसिकली 2019 में वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन पर्टिकुलेट मैटर एमिशन वाज लॉन्च्ड इन गुजरात सूरत। तो गुजरात के सूरत में पर्टिकुलेट मैटर एमिशन ट्रेडिंग होती है। पर्टिकुलेट मैटर आप सब जानते हैं ना, पीएम 2.5 हो गया, पीएम 10 हो गया, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, ये आता है पर्टिकुलेट मैटर कहलाता है। तो ये पर्टिकुलेट मैटर की ट्रेडिंग बेसिकली जो है सबसे पहले गुजरात सूरत में लॉन्च हुई, और इसमें पार्टनरशिप हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, येल यूनिवर्सिटी, अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, जेपाल जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू। एंड इसमें होता क्या था बेसिकली, इसमें सूरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम में इट वाज एन एफर्ट टू कर्व द एयर पोल्यूशन को कम करना था। और उसमें होता क्या था, बाय अलाउइंग प्लांट्स टू बाय एंड सेल परमिट्स फॉर पर्टिकुलेट मैटर एमिशन। तो उसमें बाइंग एंड सेलिंग होती थी परमिट्स की, बाइंग एंड सेलिंग होती थी परमिट्स की, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, वो पर्टिकुलेट मैटर एमिट कर सके। तो जैसे अगर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का उन्होंने खरीदा कि मैं इतना एमिट कर सकता हूँ, तो कुछ पैसा देना पड़ेगा और एमिशन के कुछ राइट्स उनको परचेज करने पड़ेंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी किस तरीके से होता था। जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग होती है ना, वैसे ही ट्रेडिंग की थी, वो खरीदते थे और उनको राइट मिलता था कि ठीक है अब आप इतना एमिट कर सकते हो, इतना एमिट कर सकते हो, और फिर जो पैसा बचा उसका आपने क्या किया, उसका कहीं यूज कर लिया उसको कम करने के लिए, है ना। तो इस अप्रोच को बेसिकली ये यूज किया जाता है एमिशन ट्रेडिंग एंड ऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको याद रखिएगा। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो हम थोड़ा इन्वायरमेंट की तरफ भी आ गए हैं। टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस याद रखिएगा, लॉन्च इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही किया गया था, इंडिया का ही इनिशिएटिव है, और ये लॉन्च हुआ था 2023 में, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड बेसिकली इट इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, 7 जो बड़ी कैट्स, 7 बिग कैट्स जो होती हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए है। एंड इट्स अ फुल फ्लेजेड ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नाउ। ये अब एक फुल फ्लेजेड ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इसका एम है 7 बिग कैट्स को प्रमोट करना, उन प्रोटेक्ट करना। उन 7 बिग कैट्स के नाम क्या है, तो लायन याद रखेगा, टाइगर याद रखेगा, लेपर्ड याद रखेगा, चीता, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, प्यूमा। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, स्नो लेपर्ड, जैगुआर एंड प्यूमा। तो ये 7 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अगर मैं बिग कैट्स की बात करूं, जैसे कि आपको दिख भी रहा है, बिग कैट्स में टाइगर का जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 स्पीशीज है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। चीता जो है, एशियन चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अफ्रीकन वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 स्पीशीज है। लेपर्ड जो है वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 में है। लायन वल्नरेबल है, शेड्यूल 1। स्नो लेपर्ड वल्नरेबल, शेड्यूल 1। और जैगुआर नियर थ्रेटेंड है, प्यूमा लीस्ट कंसर्न है। इंडिया में जैगुआर और प्यूमा पाए नहीं जाते हैं, इसलिए हमने रखा नहीं है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। याद रखना है आप लोग को, फुल फ्लेजेड ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। 7 तरीके की टाइगर बिग कैट्स होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। इंडिया में कौन कौन से पाए जाते हैं वो भी बता दिया, आयुषन स्टेटस बता दिया, ठीक है। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज पे आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें एक है फ्रैम 2 पोलर ऑर्बिटिंग मिशन। आपको दिख रहा है फ्रैम 2 पोलर ऑर्बिटिंग मिशन, तो इलॉन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये याद रखेगा, इलॉन मस्क का था। स्पेस एक्स लॉन्च किया अपना मेडन पोलर ऑर्बिट मिशन, जिसका नाम था फ्रैम 2, और इसमें यूज किया गया था ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। याद रखिएगा, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, अगर आपसे कोई पूछे चाइना मत समझ लेना, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से इलन मस्क ने ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का यूज किया था। स्पेस एक्स के थ्रू लॉन्च किया गया था फ्रैम 2 पोलर ऑर्बिटिंग मिशन। एंड इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स गए थे पोलर ऑर्बिट में, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि किए गए थे। स्पेसिफिकली जो एस्ट्रोनॉट्स विल बी ऑब्जर्विंग अनयूजुअल लाइट एमिशन सिमिलर टू ऑरोरास, जो नदर्न लाइट्स हैं, सदर्न लाइट्स हैं, है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। फ्रैम 2, इलन मस्क याद रखना है, स्पेसएक्स याद रखना, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल। बायोमास मिशन। अब ये बायोमास मिशन क्या है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, याद रखिएगा, लिख लीजिए पहले तो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है ये, बायोमास मिशन है बेसिकली, एंड इट विल बी द फर्स्ट दैट विल मैप द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट को मैप करने के लिए है ये। 29 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। इसमें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वहां पर ये रखा जाएगा एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 666 किलोमीटर, ठीक है ना। तो सन के साथ सिंक में रहेंगी, जो ऑर्बिट है वो सन के साथ सिंक में है, सैटेलाइट्स जो है वो सिंक में है विद सन, एंड सन सिंक्रोनस है ऑर्बिट, 666 किलोमीटर के आसपास है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, जो कीवर्ड्स हैं वो हो गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया, है ना, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, एसएसओ ऑर्बिट याद रखना, 666 किलोमीटर हो गया, एक कीवर्ड ये भी हो गया। और ये जो है बेसिकली क्या करेगा, इट विल मैप द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड के फॉरेस्ट को करेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी याद रखना, ठीक है ना। और इसमें मिशन विल यूज अ सिंथेटिक अपर्चर रडार, एसएआर, जो हमारा निसार था ना उसका सार याद रखेगा। तो ये भी बेसिकली जो मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, उसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज होगा, एंड बायोमास इज द फर्स्ट सैटेलाइट इन द वर्ल्ड टू होस्ट अ पी बैंड एसएआर। तो पी बैंड का एसएआर यानी कि पी बैंड में सिंथेटिक अपर्चर राडार को यूज करने वाला ये पहला मिशन भी है, बायोमास मिशन, है ना, बायोमास सैटेलाइट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, इतने चीजों में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एक सवाल आयरन वुड के ऊपर आ सकता है, इट्स अ न्यू कंप्यूटर चिप फ्रॉम गूगल, गूगल की नई कंप्यूटर चिप है जिसका नाम है आयरन वुड, और ये कंपनी की 7th जनरेशन टीपीयू है, बेसिकली टीपीयू ने टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, इसको डिजाइन किया गया है ताकि एआई मॉडल्स को रन किया जा सके, ठीक है ना। तो एआई मॉडल्स को रनिंग के लिए बेसिकली आयरन वुड लॉन्च किया है। आयरन वुड अगर पूछे कौन लॉन्च किया है, तो गूगल ने लॉन्च किया है। आयरन वुड किसने लॉन्च किया है, गूगल ने लॉन्च किया है। टीपीयू 7th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला टॉपिक है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बेसिकली। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, इंडिया का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ यूज हो रहा है, तो तमिलनाडु के कलपक्कम में, याद है कलपक्कम जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तमिलनाडु में, वहां पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रोटोटाइप कमीशन किया जा रहा है। एंड ये कलपक्कम में डिजाइन हो रहा है। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते क्या है, जैसे सवाल आएगा बड़ा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है। देखो ब्रीडर रिएक्टर क्या है, ब्रीडर का मतलब मैं आपको बताता हूँ जो बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे। ब्रीडर रिएक्टर बेसिकली वो है जहां पे खुद फ्यूल बन रहा हो, है ना। जैसे नॉर्मल रिएक्टर क्या होता है, उसमें फ्यूल घटता रहता है, जो नॉर्मल रिएक्टर है उसमें फ्यूल धीरे धीरे घटेगा। लेकिन एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, जितना फ्यूल वो कंज्यूम करता है उससे ज्यादा वो ब्रीड करेगा, ज्यादा वो बना देता है, इसीलिए इसमें ब्रीडिंग हो रही है। इट्स अ ब्रीडर रिएक्टर फॉर द रीजन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फ्यूल एज वेल, इसीलिए इसको ब्रीडर कहते हैं। तो सिंपल में कैसे यूज होता है, इसमें प्लूटोनियम यूज होता है, प्लूटोनियम इज मेड अप ऑफ यूरेनियम एंड नॉर्मल ये यूरेनियम वेस्ट, एंड इसमें क्या होता है फिर फास्ट न्यूट्रॉन्स का आप यूज करते हैं, है ना, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स यूज होते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली बात है फ्यूल ब्रीडिंग होना शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद। फ्यूल ब्रीडिंग मतलब कोई कोई स्लोइंग डाउन नहीं है, कोई मॉडरेटर यूज नहीं हो रहा है जैसे वाटर की तरह, तो उसमें ब्रीडिंग फ्यूल की ब्रीडिंग शुरू हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी शुरू होती है। अनयूज्ड यूरेनियम 238 बेसिकली उसको नए प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर देता है वो, तो अनयूज्ड जो यूरेनियम 238 है उसको दोबारा प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर देता है, फिर एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वो क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग दी ऑपरेशन, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, एंड इट यूजेस लिक्विड सोडियम, इसमें लिक्विड सोडियम का यूज होता है वाटर की जगह, तो ये भी आप याद रख सकते हैं लिक्विड सोडियम का। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। अगला टॉपिक जो है वो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट पार्ट जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का बेसिकली उसमें क्या था, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को मैप करना था, वो कंप्लीट कर दी गई। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब कितने अलग अलग तरीके के जीन्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉन्च कब किया गया था, तो याद रखिएगा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था 2020 में, 2020 में लॉन्च किया गया था, एंड इट वाज टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशंस का कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग बनाना था, मतलब कुल मिलाकर के ये बनाना था कि कितने अलग अलग वेराइटी के जेनेटिक वेरिएशंस इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी का हमको एक कंपाइलेशन डेटाबेस बनाना था। 2020 से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, और उसके अंतर्गत द फर्स्ट पार्ट जो था बेसिकली जेनेटिक डाइवर्सिटी वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। एंड अभी जेनेटिक डाइवर्सिटी के मैप का करेंगे क्या, बेसिकली हमारे यहाँ किस तरह से जीन्स का एवोल्यूशन हुआ है, कौन कौन से जेनेटिक बायसेस हैं, ये सारी चीजें पता करने में हमको मदद मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा याद रखना जितने भी जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं
बेसिकली वो 4 तरीके के न्यूक्लियोसिस में होते हैं, वो ACGT ये 4 बेसिस होते हैं दैट टुगेदर क्रिएट एवरीवन्स यूनिक जेनेटिक मेकअप। हर व्यक्ति का जो जेनेटिक मेकअप है ना वो इन्हीं चार बेसिस पे बना है, ACG and T, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कुछ इसमें नाम भी आए थे, जैसे माई BPC3 म्यूटेशन एक आया था, माई BPC3 म्यूटेशन। तो बेसिकली इट इज नोन टू लीड टू कार्डियक अरेस्ट। ये जीन म्यूटेशन देखा गया माई BPC3 जो कि कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक क्रिएट कर रहा था यंग एज में। एक और म्यूटेशन था LAMB3, LAMB, LAMB3 म्यूटेशन विच वॉज कॉजिंग अ लीथल स्किन डिसीज, है ना। ये सब चीजें देखो अब इसी से पता चली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट माई BPC3 और LAMB3। माई BPC3 बेसिकली वॉज फॉर योर cardiac arrest and LAMB3 mutation was causing the lethal skin disease. तो I hope you got clarity regarding that as well. अब टार्डीग्रेड्स और वाटर बियर के बारे में एक न्यूज थी। तो जो आपको ये इमेज दिख रही है ना, ये बेसिकली इट्स अ टार्डीग्रेड। अब टार्डीग्रेड बेसिकली क्या है ना, बहुत मतलब ये अगर देखें तो ये बहुत हार्श एटमॉस्फेयर में भी सस्टेन करने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अभी आप सबको पता है एक्सियोम मिशन 4 था, इसमें इंडिया, पोलैंड, हंगरी फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो थी बेसिकली, इसमें 4 पर्सन क्रू जो था वो कंडक्ट कर रहा था स्पेस मिशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रोजेक्ट, है ना। एंड इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला थे, ही वाज सिलेक्टेड फॉर दैट। तो यहाँ पे इसरो का वोएजर जो है, इसरो का वोएजर एक मिशन है, इसरो का वोएजर टार्डीग्रेड, याद रखेगा वोएजर, लिख लीजिए इसको, वोएजर टार्डीग्रेड मिशन। ये किसका मिशन है? ये इसरो का मिशन है। And it will investigate the revival, survival and reproduction of tardigrades कि किस तरीके से यूनिवर्स में ये सस्टेन करते हैं, क्योंकि ये जो टार्डिग्रेड्स है ना, दे कैन सस्टेन वेरी हार्श कंडीशंस। तो इनको एक बार यूनिवर्स में ऊपर ले जा करके ये देखा जाएगा कि स्पेस में टार्डिग्रेड्स किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। अगर आपको ये पता चलेगा तो वही चीजें आप फिर ह्यूमंस के लिए कर सकते हो। तो याद रखेगा, इसका नाम याद रखेगा, वोएजर, इसरो का वोएजर टार्डिग्रेड। It's a ISRO mission, Voyager tardigrade. It's a ISRO mission and it is for finding out what is the genetic composition of this tardigrade कि ये इस तरह से sustain कर लेता है, ठीक है ना। I hope you got clarity regarding that. फैट बॉय पैनल। अब ये फैट बॉय पैनल क्या है? इट इज द मोबाइल फर्स्ट बैंकिंग ट्रोजन दैट हैज बीन डिस्कवर्ड अक्रॉस नियरली 900 डिफरेंट एप्लीकेशंस प्राइमरली टारगेटिंग इंडियन यूजर्स। तो फैट बॉय पैनल अगर आपसे कोई पूछे, फैट बॉय पैनल, इट्स अ मोबाइल फर्स्ट बैंकिंग ट्रोजन। याद रखिएगा, ट्रोजन मतलब कि जो एक तरीके से वायरस होता है जो आपके फोन में चला जाता है लेकिन पता नहीं चलता फोन को, और धीरे धीरे वो क्या करता है, अलग अलग एप्स की एक्सेस गेन कर लेता है, फिर ओटीपी निकाल लेगा और अनऑथराइज्ड वो फिर ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड अगली न्यूज थी उस सर्वम टू बिल्ड फर्स्ट होम ग्रोन एआई मॉडल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है सर्वम को सेलेक्ट किया था टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल, है ना। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चाइना ने अपना डीप सीक बनाया, वैसे ही हम चाहते थे कि हमारा खुद का बने, इसलिए हमने बेंगलुरु बेस्ड एक सर्वम फर्म को चुना था, ठीक है ना। याद रखिएगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज थी रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। तो रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में आपको मेन तो नाम पता होने चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स के, कि क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी में आएगा। एंड 17 टोटल होते हैं जिसमें 15 तो लैंथेनॉइड्स कहलाते हैं। इसके अलावा 2 और होते हैं, स्कैंडियम एंड येट्रियम, ठीक है। तो लेट मी टेल यू द नेम ऑफ ऑल द 17 दीज। ठीक है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पे देखो इनसाइड्स में लिखा हुआ है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ऐसे रेयर क्यों कहा जाता है ये आपको पता है ना। इसलिए नहीं कहा जाता कि वो कम मात्रा में होता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बेसिकली उनको इसमें इनकी माइनिंग थोड़ा टफ है, उनकी माइनिंग रेयर, इसलिए कम निकलते हैं। तो 15 तो लैंथेनाइड्स होते हैं जिसमें जो लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक है, प्लस स्कैंडियम और येट्रियम 2 और है, ठीक है। तो इनकी फिजिकल फीचर्स देख लो पहले, सिल्वरी होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गुड थर्मल स्टेबिलिटी होती है,
दे ऑफन यूज्ड इन ऑक्साइड्स फॉर्म ड्यू टू रिएक्टिविटी, तो ऑक्साइड के फॉर्म में यूज होते हैं ज्यादातर, ठीक है। एंड दे पजेस 4f इलेक्ट्रॉन्स, हाईली लोकलाइज्ड। अच्छा, ये 4f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, दे पजेस 4f इलेक्ट्रॉन, f शेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, एंड दैट इज द व्हाई दे हैव शार्प स्टेबल ऑप्टिकल एमिशन एज वेल। तो ये फॉस्फरस के रूप में भी यूज हो सकते हैं, लेजर्स के रूप में भी, एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिकल एमिशन, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि प्रिडोमिनेंटली इसमें होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर कक्षा है ना इसकी, आउटर शेल जो f शेल होती है उसमें एसपीडीएफ, आपने नाम सुना होगा ना, एसपीडीएफ केमिकल केमिस्ट्री में पढ़ता है अपन। तो एफ सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच कॉजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म एंड शार्प स्टेबल ऑप्टिकल एमिशन, ठीक है ना। तो आप देखें जो वर्ल्ड में मेजरली आ रही है वो मेजर ग्लोबल रिजर्व चाइना में है, सेकंड हाईएस्ट आपका ब्राजील में है, थर्ड हाईएस्ट इंडिया में है। याद रखिएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का थर्ड हाईएस्ट इंडिया में, बट इंडिया में भी अच्छी उसको रिफाइनिंग और उसकी एक्सकेवेशन की प्रॉपर्टी सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, लेकिन नाम नहीं बताया, इसमें नाम इन्होंने भी नहीं बताया। तो लेट मी नेम्स ऑफ द, क्या पूछना है अपने को, रेयर अर्थ। एक बार अपन सारे नाम देख लेते हैं। कोई नाम क्यों नहीं लिख रहा है यार इनके, बहुत ज्यादा आप जैसे आपको याद नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ सकता है इनमें से कौन से हैं कौन से नहीं है, तो इस कारण से आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। चलो 15 लेंथनाइट्स खोल लेते हैं अपन ऐसे ही। ये देख लो। तो एक हो गया लैंथेनम, सीरियम, देन प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, एर्बियम, थ्यूलियम, येट्रियम एंड ल्यूटेटियम, येटरबियम एंड ल्यूटेटियम, ठीक है। तो ये तो हो गए 15 के 15 लैंथेनाइड्स, एंड इसके बाद स्कैंडियम एंड येट्रियम। तो ये 17 आपके हो गए कौन से, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया में थर्ड हाईएस्ट रिजर्व है, और ये रिजर्व पाए कहाँ जाते हैं, मेनली आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा एंड केरला में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आप याद रखेंगे। दो डिसीजेस न्यूज में थी मई में, वो थी फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्यों थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा, सोनभद्र नाम का जिला है वहां पे, विच इज यूपी सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और वहां पे ग्रेनाइट एक तरीके का इग्नियस रॉक है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो उसमें क्या होता था, उसमें लीचिंग हुई थी एक्सेस फ्लोराइड की ग्राउंड वाटर में। क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर आप ग्राउंड वाटर का मिसयूज करो तो उसमें भी क्या होता है, पानी का लेवल घटने लगता है और फ्लोराइड बढ़ने लगता है, ठीक है ना। एंड फ्लोराइड बेसिकली इतना ज्यादा जब लेवल में होता है तो वो एक डिसीज कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। और स्केलेटल फ्लोरोसिस में क्या होता है, आपके दांतों में फ्लोराइड बढ़ जाता है, जिस कारण से डेंटल डिके, जो रेट ऑफ टीथ डिके है, वो बढ़ जाता है। तो इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ डेंटल डिके, एंड इसी को हम बोलते हैं फ्लोरोसिस। और ये न्यूज में था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। पर्सन्स इन न्यूज में एक पूनम गुप्ता न्यूज में थी। पूनम गुप्ता वाज अपॉइंटेड एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, याद रखेगा। और इसमें मैं आपको बताता हूँ द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये चीज मैं आपको इसी न्यूज में बता देता हूँ। तो जो आरबीआई के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है वो क्या है, देख लो। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये प्रोसेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में मेंशन्ड है। इसमें एक सिलेक्शन कमेटी होती है, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी बनाई गई है। सिलेक्शन सर्च कमेटी, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, ठीक है। वो शॉर्टलिस्ट करती कैंडिडेट्स को, और इस कमेटी को हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है ना। कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहता है इसमें, आरबीआई गवर्नर भी रहता है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी भी रहता है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू होता है। फिर लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स बनाई जाती है, और कमेटी जो है वो फिर लिस्ट भेजती है टू द कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, और फाइनल अपॉइंटमेंट जो होता है कैबिनेट जब अप्रूव कर देता है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट जब अप्रूव कर देती है तो उसको अपॉइंटमेंट कंफर्म करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। टेन्योर जो होता है आरबीआई गवर्नर का इज नॉट एक्सीडिंग 5 years होना चाहिए।
एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन रहता है, ठीक है ना। तो ये आप ये चीज याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कुमुदनी लखिया न्यूज में थी, तो कथक डांसर है कुमुदनी लाखिया, याद रखिएगा कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ रिसेंटली, एंड शी वाज देयर ग्रुप परफॉर्मेंसेस इन कथक एंड ऑल, शी वाज नोन फॉर दैट, एंड शी वाज आल्सो अवॉर्डेड द पद्म विभूषण, ठीक है। तो पद्म विभूषण से भी सम्मानित थी, आप सबको पता होना चाहिए चीज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, एंड रिसेंटली फिर उनको पद्म विभूषण दिया गया, सेकंड हाईएस्ट जो ऑनर है वो दिया गया है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। के कस्तूरी रंगन जी का निधन हुआ। के कस्तूरी रंगन जी 84 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। के कस्तूरी रंगन बहुत फेमस है क्योंकि इन्होंने ऑब्वियस सी बात है लीड किया था इसरो को, न केवल इसरो को लीड किया इन्होंने, एंड ही वाज देयर इन बेसिकली अभी रिसेंटली जो एक एक बहुत पहले रिपोर्ट आई थी, आप सबको पता है कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आई थी वेस्टर्न घाट्स के लिए रिगार्डिंग। तो वेस्टर्न घाट्स में जो इको सेंसिटिव एरिया है उसमें बोला था उन्होंने कि 37% ऑफ द वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव एरिया। ये चीज भी कस्तूरी रंगन कमेटी ने कही थी, और जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है वो कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर ही बनाई गई है, तो ये भी याद रखेगा। उपेंद्र नाथ ब्रह्म न्यूज में थे। उपेंद्र नाथ ब्रह्म को बोडोफा भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा, उपेंद्र नाथ ब्रह्म बोडोफा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। उपेंद्र नाथ ब्रह्म इज नोन एज बोडोफा, एंड इट वाज बेसिकली, क्यों इनको कहा जाता है, बिकॉज ही इज नोन एज द गार्जियन और फादर ऑफ द बोडोज। तो जो बोडो बोडो के अधिकार हैं उनके लिए काफी लड़े ये उपेंद्र नाथ ब्रह्म, इनको बोडोफा भी कहा जाता है, फादर और गार्डियन ऑफ द बोडोज, बोडो जो आपके इधर वेस्ट बंगाल साइड है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको बताना था। इंपॉर्टेंट है, एक लास्ट पर्सन जो न्यूज में थे वो थे राघुजी भोसले वन। तो राजे राघुजी भोसले वन जो थे, उनका रिसेंटली अभी उनकी सॉर्ड जो है, मराठा वॉरियर थे राजे राघुजी भोसले, एंड उन्होंने 1730 में सीज किया था भाम का, है ना। तो ये इसके लिए फेमस है। 1751 में इन्होंने ट्रीटी की थी नवाब अली वर्दी खान के साथ मिलकर के, टू ब्रिंग उड़ीसा अंडर द मराठा रूल, एंड राघोजी भोसले वन एक्सपैंडेड द मराठा एम्पायर टू उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो राघोजी भोसले का नाम आप याद रख सकते हैं। ये सारी चीजें न्यूज में थी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, ये डेमो वीडियो है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लेक्चर्स में बनाऊंगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी जो हम कवर करेंगे इसमें। आपका कोई मैगजीन जैसे विजन आईएएस कई लोग को लगता है, तो वो सारी चीजें मैं कवर कर लूंगा। आपका करंट अफेयर्स पूरा होगा, कवर होगा, है ना। आई होप आप इसको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।